पखरौनी गांव के लिए आप क्या किए हैं ये बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, एक्चुअली मैं 20 साल यहाँ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रहे हुए हैं। आदमी लोग 15 साल आपको देवेंद्र यादव जी थे मुखिया जी। उसके बाद में 2011 में बहादुर साहब जी जीते। पखरौनी गांव के लिए कहीं से भी कुछ नहीं किए थे, कहीं से भी कोई भी रोड कहीं से भी कुछ नहीं हुआ था। एक आध कलम इतना दिन में कहीं हुआ होगा। तो मैंने पखरौनी को और डुमरा को मैंने प्रथम प्राथमिकता दिया और पहपुरा को, ये 3 गांव को मैंने प्रथम प्राथमिकता दिया। बोखा में मैं 4 काम आपको मनरेगा से मिट्टीकरण करके 4 रोड का 4 धूर का काम करवाया। एक ठो आपको नहर से लेकर के सलेमपुर गया है डायरेक्ट मेन रोड में। अच्छा, जो कि मतलब सुभाष जी सुभाष यादव के घर से लेकर के आपको डायरेक्ट सलेमपुर मेन रोड में जो पोखरा है जी पोखरा जी हाँ एसएच के बगल में वहाँ में मिला है उसको। तो उसको जी मैं करवाया हूँ। अभी तक वो आदमी उस आना जाना चालू कर दिया। जब ये रोड ख़राब होता है मेन रोड तो उस रोड से आदमी आना जाना करता है, वो करवाए। उसके बाद में आपको साहू जी टोला में आपको क्या कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो रोड बना हुआ है वो रोड से लेकर के आपको गाछी तक फिर वो मिट्टीकरण करवाए। पुरवारी टोल से लेकर सलेमपुर तक एक सड़क है, पता भी होगा आपको। जी काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। लगभग 2007 या 8 से अगर बात की जाए तो अब तक 2024 चल रहा है, अभी अब तक उस सड़क पर कुछ नहीं किया गया है। उस सड़क के लिए मैं एकदम सही बात है, आपको जानना जरूरी है कि जब सांसद जी से पहले सांसद जी बने थे तो जब हमारे यहाँ आए थे अपने पंचायत को दिखाने के लिए मैंने कि मेरा पंचायत कितना गरीब है, कितना पिछड़ा हुआ है, उसको आप लोग आएंगे तो ज़रूर नज़र से देखेंगे। 2016 में मैंने चुनाव में उतरा। 16 में पहली चुनाव था मेरा, मैं 109 वोट से हार गया। फिर देवेंद्र यादव जी विजयी हुए और मेरे को खुशी हुआ कि मैं पहला चुनाव में सेकेंड आया और अनुभव कम होने के कारण मैंने चुनाव में पराजित हुआ। और मैंने बड़ी खुशी से मैं मुखिया जी से हाथ मिलाए और वहाँ से हम लोग चले। गिनती के बाद आने के बाद में हमारा यहाँ के जनता बहुत सोच समझ करके परिवर्तन किए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बार परिवर्तन कर देते हैं, हमारी मुखिया जी नए होंगे क्या करेंगे, उस आशा में सभी व्यक्ति, सभी समाज, सभी पंचायत वासियों ने इसी को परिवर्तन किया और हमको मुखिया बनाया। काम हमने किया। 1 साल में काम करने के बाद पैसा जब एनडीए से सरकार हट गई, जितना मैं जनता के साथ वादा किया था उस पर अभी तक मैं खरा नहीं उतरा, नहीं उतरे हैं। क्लियर कह दे रहे हैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो नहीं है तो नहीं है। झूठ बोल के फायदा क्या है? फिर मैं जनता के बीच में किस लिए जाऊँगा? मैं जनता को क्या बोलूँगा? मैं समाज सेवा में हूँ, आज मैं झूठ बोल दूँगा, फिर वह कल के डेट में हमको बोलेंगे कि आप तो झूठ बोले। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ बगल में हैं सलेमपुर पंचायत के मुखिया जी अनिरुद्ध राय जी। ये खासकर सलेमपुर पंचायत जो है वो मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। जिला की बात करूँ मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। स्टेट की बात करूँ बिहार स्टेट के अंदर आता है। चलिए आइए इनसे हम सारी बातें करते, क्योंकि चुनाव जीते हुए इनको लगभग 3 साल हो चुका है और 3 सालों में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और जानेंगे जनता की सारी बात, जो कि जनसंपर्क के दौरान हमने जनता से जो विचार विमर्श लिया वो सारी क्वेश्चंस और सवाल जवाब हम करेंगे मुखिया जी के साथ। तो ये जनता की भलाई के लिए वीडियो बन रही है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के लिए नहीं सोचती, लेकिन मुखिया जी पर्सनल हमसे फ़ोन पे बातें हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए, जो जनता के मन में सवाल है उनका कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से सारा जवाब दिया जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद है मुखिया जी अनिरुद्ध राय जी है, जिनका नाम, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग जानने का कोशिश किए और समाज में जो कार्य क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी आपके थ्रू जनता तक जाने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो पहले तो मुखिया जी इतना बात बोला उसके लिए आपको भी धन्यवाद, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। पहले तो आप अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। मैं अनिरुद्ध राय, सलेमपुर पंचायत का मुखिया। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री विष्णुदेव राय जी, और मेरा जीवनी इस प्रकार है कि हमारे पिताजी 2001 से चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े। लड़ने के बाद में उनको विफलता आया। उसके बाद में हमारे पिताजी हमको बोले कि बेटा हम तो नहीं, एक बार तुम अपना समाज के अंदर में अपना योगदान दो। हमने
फिर भी मैं 24 साल नौकरी किया बाहर, एक ही मालिक में 24 साल मैंने नौकरी किया। नौकरी करने के क्रम में 2016 में मैंने चुनाव में उतरा। अच्छा 16 में पहली चुनाव था मेरा, मैं 109 वोट से हार गया। अच्छा फिर देवेंद्र यादव जी विजयी हुए अच्छा और मेरे को खुशी हुआ कि मैं पहला चुनाव में सेकेंड आया, और अनुभव कम होने के कारण मैंने चुनाव में पराजित हुआ। और मैंने बड़ी खुशी से मैं मुखिया जी से हाथ मिलाए और वहाँ से हम लोग चले गिनती के बाद, बड़ी खुशी से, कोई तकलीफ़ नहीं। उसके बाद मैंने 2018 में फिर बाहर पकड़ लिए, 2 साल रुके। 2 साल रुकने के बाद में मैंने बाहर पकड़ लिए। बाहर पकड़ने के बाद में मैंने 2020 में मैं मालिक को बिना बताए, मैं सिर्फ इतना उनको बोला कि मैं कल जाऊंगा घर। बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, आपको जो इच्छा हो कीजिए। और मैं वहाँ से फ्लाइट पकड़ के मैं आ गया। 16 जनवरी को मैंने घर आ गया। आने के बाद में मैंने चुनाव दिमाग में था कि चुनाव आज होगा कल होगा, होते होते मैंने यहाँ आ गया। आने के बाद में मैंने अपना फिर चुनाव में भाग आजमाया। आजमाने के बाद में हमारा यहाँ के जनता बहुत सोच समझ करके परिवर्तन किए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो एक बार परिवर्तन कर देते हैं, हमारी मुखिया जी नए होंगे, क्या करेंगे, उस आशा में सभी व्यक्ति, सभी समाज, सभी पंचायत वासियों ने इसी को परिवर्तन किया और हमको मुखिया बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मुखिया बनने के लिए। उनके लिए मैं समाज को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ में मीडिया कर्मी सब भी आए, बहुत उनको भी मैं धन्यवाद दिया और आज भी मैं देता हूँ आपको कि जानने का 3 साल बाद भी आप मैं क्या काम किया, कैसे किया, उसका इच्छुक आप हुए, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप चुनाव में आए, पहले तक पिताजी थे क्षेत्र में, जनसेवा किए, लेकिन उनके शायद नसीब में ये नहीं था। मैं भगवान के इतना ही कहता हूँ कि उनको आप अच्छे मतलब रखें ऊपर। लेकिन जब आप पिताजी को चले जाने के बाद चुनाव में आए, तो क्या पहले ही आपके पिता जिंदा थे तब आप चुनाव में आए थे या फिर उनके गुजर जाने के बाद चुनाव में आए थे? 2016 के चुनाव में हमारे पिताजी जिंदा थे। जिंदा थे, तो मतलब पिताजी के जिंदा रहने के बाद आप चुनाव में आए थे। जी जी। तो आपको पिताजी ने कुछ कहा भी था मतलब उस वक्त कि बेटा ऐसा ऐसा संपर्क, जनसंपर्क ऐसे किया करो, मतलब ये सब सारा बात जैसे होता है ना, पिता कभी भी अपने पुत्र को अच्छा काम के लिए प्रेरित करता है कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे किया करो। तो उस वक्त क्या मतलब क्या कुछ कहे? हमारे पिताजी क्योंकि मैं तो गुजरने से पहले 1 साल पहले 18 में जब हम बाहर गए तो हमको रोके कि बेटा जब तुम समाज में आ गया है तो अब पैसा मत देखो, तुम समाज सेवा में रहो। तो मैंने पिताजी को बोले कि जब तक आप हैं समाज सेवा में, आप तो है हैं, ऐसे भी 10 आदमी हमेशा आपके पास में आते जाते हैं, आप मिलते जुलते हैं, जो भी साल 2 साल कमाना है कमाने दीजिए, फिर तो जन सेवा में हम आपका बात नहीं काटेंगे, हम लगेंगे। फिर वो हाँ भरे, फिर हम बाहर चले गए। फिर हम चुनाव जीते, आए चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। फिर मैंने बहुत आशा से, हमारे पास कोई छल प्रपंच वाली बात नहीं है, मैं बहुत आशा से मैं सोचा कि मुखिया बनूंगा तो मैं समाज के लिए ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। 1 साल जब एनडीए की सरकार थी, जब हम मुखिया बने तो एनडीए की सरकार थी। 20 इलेक्शन के बाद एनडीए हाँ, एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार के 1 साल में हम लोग काम हमने किया। 1 साल में काम करने के बाद पैसा जब एनडीए से सरकार हट गई तो पैसा हम लोग को 32 महीना 1 रुपया किसी भी पंचायत को पूरा बिहार में नहीं मिला। जो अब भी 32 महीना के बाद अब भी हम लोग को कुछ 6,30,000 9,54,000 करके आया है। तो अब हम लोग फिर काम चालू किए हैं। आज के डेट में मैंने आपको जितना मैं जनता के साथ वादा किया था उस पर अभी तक मैं खरा नहीं उतरा हूँ। नहीं उतरे हैं। क्लियर कह दे रहे हैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो नहीं है तो नहीं है। अच्छा। झूठ बोल के फायदा क्या है? फिर मैं जनता के बीच में किस लिए जाऊँगा? मैं जनता को क्या बोलूँगा? जी बिल्कुल। मैं समाज सेवा में हूँ, आज मैं झूठ बोल दूँगा, फिर वह कल के डेट में हमको बोलेंगे कि आप तो झूठ बोले। इस बोल के मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, जो मैं जनता से वादा किया था अभी तक मैं क्लियर नहीं उतरा हूँ। लेकिन क्यों नहीं उतरा, उसका रीज़न एक ही है कि गवर्नमेंट सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी मुखिया पूरा बिहार में किसी को वो फंडेज नहीं किए। और जब तक फंडेज किए 1.5 साल मैंने बहुत रुतबा से काम किया, मतलब डेली कहीं ना कहीं वर्क मेरा होता रहा। 1.5 साल में मैंने पहला जब चुनाव जीते तो हमारे बैठने के लिए ऑफिस नहीं था। अच्छा, पंचायत भवन नहीं था, वहीं पूरा में है।
वहाँ पर भूसा पुआल गोबर करसी हाबी जाबी उसमें गिरा हुआ मकान था, पुस्तकालय था, पुस्तकालय को ही कन्वर्ट कर दिया गया था पंचायत भवन में। तो उसको हमने पहला दिमाग में लगाया था कि पहले मेरा ऑफिस अच्छा हो, बैठेंगे तब तो काम होगा जनता का। फिर मैंने चल रहे हैं तो उसके वही स्वच्छ भारत के तहत तो देख ही रहे हैं, तो मैंने उस ऑफिस को बनाया। ऑफिस को आप जाकर देख सकते हैं कि ऑफिस जो बनाए शायद हमारे इस पंचायत में बिहार सरकार भवन जहाँ है वो भी उतना लुकिंग में नहीं है जितना मेरा है। बिल्कुल सही बोले। हाँ, जो मेरा लुकिंग में है वो भी उतना नहीं है। फिर भी हमने बाउंड्री वॉल करवाए, मकान बनवाए, मकान को पूरा तंदुरुस्त करवाए, छत पर 6 इंची ढलाई किए, फिर दोबारा बाउंड्री वॉल किए, रंग पेंट हाबी जाबी, टंकी लगवाए, मोटर लगवाए, शौचालय चालू करवाए, महिला और जेंट्स दोनों का सब चालू करवाए, व्यवस्थित हुआ। फिर आरटीपीएस खुलवाए, कार्यरत थे वहाँ आरटीपीएस का, वहाँ कार्यालय क्या कार्यपालक सहायक वहाँ रहता है डेली, ऑनलाइन आदमी सब वहाँ डेली करता है। उसके बाद कर्मचारी आता है, उसके बाद में आपको क्या पंचायत सचिव वहाँ बैठता है डेली। वहाँ पर फिंगरप्रिंट मेरा लग रहा है अभी सबका स्टाफ का, मैं भी देता हूँ। मतलब तो कहीं ना कहीं आप जितने भी जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, हाँ, जो जनताओं के लिए काम करते हैं, आपने सबको अपने क्षेत्र में बुला लिया। और मैंने पदाधिकारी नहीं, अच्छा, मैंने बड़े बड़े मंत्री को भी मैं बुलाया। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री को बुलाया हूँ, सांसद को बुलाया हूँ, कई बार मैं बुलाया हूँ, एक बार नहीं। मैं अपने पंचायत को दिखाने के लिए मैंने कि मेरा पंचायत कितना गरीब है, कितना पिछड़ा हुआ है, उसको आप लोग आएंगे तो ज़रूर नज़र से देखेंगे। जी। लेकिन सरकार की विफलता के कारण इधर उधर कभी कभी पलट जाती है, पलटने के कारण थोड़ा दिक्कत का सामना करना हम लोग को 32 साल में किया हूँ। अच्छा। अभी थोड़ा सा सुचारू रूप से अब थोड़ा चालू हुआ है, तो अब थोड़ा हम भी थोड़ा शरीर में जान आया है। जैसे कि मैं वहाँ पंचायत भवन बनवाया, स्टार्टिंग पहला कदम उठाया। उसके बाद में पैपुरा में 2 रोड का, ननटून परिजार के घर से क्या बेचन शाह के घर से ननटून परिजार के घर तक मिट्टीकरण कराया। उसके बाद में रामप्रीत पासवान के घर से राकेश शाह के घर तक मिट्टीकरण करवाया। उसके बाद में सलेमपुर में भरत शाह के घर से पोखरा तक। एक बात कर ली जाए कि आप लगभग सब गांव में काम जी। तो आपके मतलब ये जो है आपके पंचायत कौन सा पंचायत है? जी, सलेमपुर पंचायत। सलेमपुर पंचायत में कितना गांव आता है? गांव 5 गाँव आता है। एक पैपुरा जी, सलेमपुर, बोखा 2 टोल है, पोखरौनी है और डुमरा है। तो पहले तो आप विकास की बातें कर रहे हैं लगातार कि हम अपने क्षेत्र में 1.5 सालों से लगातार एक्टिव हैं, और अभी आपके पास 2 साल बचा भी है। तो 2 साल को पीछे रखकर, भविष्य को पीछे रखकर थोड़ा अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, और जो अभी गुजरा है वो बात करते हैं, मतलब पास्ट थोड़ा सा और अभी प्रेजेंट। तो लगातार आप पोखरौनी गाँव के निवासी हैं, पोखरौनी गाँव के लिए आप क्या किए हैं ये बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, एक्चुअली मैं 20 साल यहाँ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रहे हुए हैं। आदमी लोग 15 साल आपको देवेंद्र यादव जी थे मुखिया जी। उसके बाद में 2011 में बहादुर साहब जी थे। पोखरौनी गांव के लिए कहीं से भी कुछ नहीं किए थे, कहीं से भी कोई भी रोड कहीं से भी कुछ नहीं हुआ था। एक आध कलम इतना दिन में कहीं हुआ होगा। तो मैंने पोखरौनी को और डुमरा को मैंने प्रथम क्या प्राथमिकता दिया, और पैपुरा को, ये 3 गांव को मैंने प्रथम प्राथमिकता दिया कि तीनों गांव में काम कम है, ये तीनों गांव को काम के बेसिस पर हम काम कर देंगे। पोखरौनी गाँव में क्या क्या निवास? पोखरौनी गाँव में आपको मैंने पहला काम किया, राम इकबाल दास के घर से लेकर के क्रिश्चन साहू के घर तक नाला और प्लस रोड का काम हाँ वो करवाए। उसके बाद में मैंने फिर आपको महादली टोला में चले जाए, पासवान टोला में, तो मैं राम इकबाल पासवान के घर से क्या कहते स्वर्गीय चिलमची पासवान के घर तक रोड बनवाए। अच्छा। उसमें जो भी गली आया जी, रोड के अलावा जो भी गली आया, छोटा मोटा गली सबको मैंने ढाल दिया, 3 फीट 4 फीट सबको मैंने ढाल दिया। अच्छा। उसके बाद में आपको तीसरा काम मैंने किया कि हमारे साहू जी मत यादव टोल से लेकर के साहू जी का गहवर, उसके बाद में पोखरा है वहाँ तक नाला प्लस रोड। अच्छा, दोनों मतलब दोनों साथ किए। तो ये रहा आपका विकास पोखरौनी के लिए। और आप जो कह रहे हैं डुमरा गांव को भी कचरा प्लांट भी बनवाए हैं। कचरा प्लांट भी बनवाए जी, कचरा प्लांट भी यहाँ बनवाए। उसके बाद में पोखरौनी में सौंदर्यीकरण क्या कहते हैं आपको पोखरा है, पोखरा हाँ। उसमें आपको छठ घाट का भी निर्माण के लिए सब कुछ किए हुए हैं। और मैं डुमरा में क्या कहते हैं जयलाल मुखिया के घर से संतोष दास के घर तक रोड बनवाया। उसके बाद में राम सेवक मुखिया के घर से धूर तक मैंने मिट्टीकरण करवाया। उसके बाद यादव टोला में चलिए तो सोनेलाल जी के घर से राम कैलाश यादव के घर तक मिट्टीकरण करवाया।
ये सब मैं अभी तक करवाया हूँ। हाँ, तो आप इन दोनों गांव का नाम लिए हैं और अभी भी 3 गांव छूट रहा है आपका। जी। तो बहुत बड़ा गांव पहिपुरा भी है, क्योंकि एसएच के समीप है वो गांव। जी जी। पहिपुरा में क्या क्या काम किए हैं? पेपुरा में पहला में बोले पंचायत भवन का काम करवाए। उसके बाद सेकेंड आपको बोले ननटून बाजार का जो रोड है उसको मिट्टीकरण करवाए। सोनपी पासवान का रोड है उसको मिट्टीकरण करवाए। उसके बाद में आपको क्या रामप्रीत पासवान के घर से राकेश साहू के घर तक भी मिट्टीकरण करवाए। इतना काम अभी तक पूरा में करवाए। सलेमपुर में अभी तक सलेमपुर की बात मैं 2 काम करवाए। सलेमपुर में एक नाला वाला काम करवाए जो पोखरा में जा रही है, और विधायक जी के थ्रू रोड बना, नाला हम बनवाए। ठीक है। और तो विधायक जी से आप ही अनुरोध किए? जी जी जी, हम ही एनओसी दिए उनको कि सर मेरा भी पंचायत है, बहुत पिछड़ा है, यहाँ भी कुछ काम कर दिया जाए। तो बेचारा काम किए। सेकंड मैंने मिट्टीकरण मनरेगा का मैं सलेमपुर में भी काम किया। उसके बाद में चले आया बोखा। बोखा में मैं 4 काम आपको मनरेगा से मिट्टीकरण कर 4 रोड का 4 धूर का काम करवाया। एक तो आपको नहर से लेकर के सलेमपुर गया है डायरेक्ट मेन रोड में। अच्छा, जो कि मतलब सुभाष जी जी सुभाष यादव के घर से लेकर के आपको डायरेक्ट सलेमपुर मेन रोड में जो पोखरा है जी जी पोखरा जी हाँ एसएच के बगल में वहाँ में मिला है उसको। तो उसको जी मैं करवाया हूँ। अभी तक वो आदमी उसको आना जाना चालू कर दिया। जब ये रोड ख़राब होता है मेन रोड तो उस रोड से आदमी आना जाना करता है, वो करवाए। उसके बाद में आपको साहू जी टोला में आपको क्या कहते हैं क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो रोड बना हुआ है वो रोड से लेकर के आपको गाछी तक फिर वो मिट्टीकरण करवाए। फिर नाला क्या बोखा में जो उसको उराहीकरण करवाए, जो पोखरोनी नाला होते हुए निकल जाती है वो सब आपको उराहीकरण करवाए। इतना काम लगभग अभी किए हैं। जी। तो ये सारी बात आप रोड की बातें की हैं। एक बात रोड के ही विषय में अब जानना चाहूँगा। ये जो पोखा पुरवारी टोल से लेकर सलेमपुर तक एक सड़क है, पता भी होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। लगभग 2007 या 8 से अगर बात की जाए तो अब तक 2024 चल रहा है, अभी अब तक उस सड़क पर कुछ नहीं किया गया है। उस सड़क के लिए मैं एकदम सही बात है, आपको जानना जरूरी है कि जब सांसद जी से पहले सांसद जी बने थे तो जब हमारे यहाँ आए थे तो मैंने उनको अपने लेटर पैड पर लिख करके मैं 11 ठो रोड को दिए हुए थे। तो पहला रोड वही था क्या? पहला रोड मेरा वही था कि बोखा से सलेमपुर। उस रोड को, तो उस रोड में केस था जो इससे पहले जब मालती देवी जी जिला परिषद बने हुए थे, जब ठेकेदार आया था उसी टाइम में कोई कांड बोखा में हो गया था। उस कांड के कारण उस ठेकेदार पर केस हो गया, उस कारण से रोड रुक गया। जब केस चलता रहा जब पुराना हो गया केस तो उसको मैंने क्या कोर्ट से लेकर के जा कर के उस केस को ख़त्म करवा करके अब सांसद जी के थ्रू वो रोड इस बार अप्रैल तक बन जाएगा। मतलब कि हर एक गांव में विकास करना है जी। और आप इस तरीके से दावा भी कर रहे हैं कि समय भी दे रहे हैं कि अप्रैल तक काम हो जाएगा। निश्चित होना है। वाह, तो और क्या तो होना ही चाहिए सर। और सलेमपुर में आपको क्या कहते पीएचसी है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, आप देख रहे होंगे। वो आप किसी से भी पूछेगा तो मैं बहुत मेहनत से बहुत कष्ट से आप ही बनवा रहे हैं जी, उसको ने विधायक जी के थ्रू बन रहा है। लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट करके विधायक जी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट, पूरी समाज जानता है, मैंने सलेमपुर में ही करवाया, नहीं तो वह पीएचसी वहाँ से उठ गया था। क्या क्या इलाज होगा वहाँ पे सर? वहाँ पर डिलीवरी वार्ड बन रहा है पूरा, अब मधवापुर का डिलीवरी वार्ड रहेगा सलेमपुर। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं मतलब जहाँ से भी आपको विकास की बातें करनी हो, चाहे वो विधायक से चाहे वो सांसद से, आप वहाँ से विकास खींचकर और अपने पंचायत में लेकर आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से, तो मैं लाता ही हूँ। और हमसे पहले डॉक्टर भी नहीं बैठता था एक भी। हाँ। जो जब मुखिया बने तो पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य पर मैंने दिया, स्वास्थ्य पर वहाँ डॉक्टर बहाल किए। मैं उनको प्रभारी जो कामेश्वर महतो जी को बोल करके, प्रभारी जी हैं मधवापुर के, उनको बोल करके जिला में बोल करके तब मैं वहाँ डॉक्टर बहाल करवाया, जो भी रेगुलराइज है। मतलब निडर होकर आप लगभग हर एक चीज़ से लड़ते हैं। जी, विधायक से भी लड़कर, लड़का नहीं, नॉर्मली बातें कर एक लड़ना, विचार विमर्श लेकर आते हैं और पंचायत में वो सुविधा देना चाहते हैं कि जनता को कोई दिक्कत ना हो जी। तो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लेकर एक और थोड़ा सा मैं प्रश्न पूछ लूँ आपसे कि एक एम्बुलेंस सेवा भी होती है सर, थोड़ा सा जो कि अपने पंचायत में अभी भी नहीं है, ये इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये भी वादा किया था मैं समाज से, पंचायत वासियों की एम्बुलेंस दूंगा। एम्बुलेंस जब तक ये हॉस्पिटल पूरा तैयार नहीं हो जाता है तो एम्बुलेंस रखना उचित नहीं मैंने समझा। और निश्चित रूप से एम्बुलेंस लास्ट तक हम एम्बुलेंस निकाल करके ही दम लेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूरा भीड़ गए हैं कि मतलब मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस समाज से भी वादा करता हूँ, पंचायत वासियों से वादा करता हूँ कि लास्ट तक एम्बुलेंस यहाँ रहेगा। ये आप वादा किए थे उस वक्त? उस टाइम ही किए थे। तो एक बार वादा की ही बात कर लें।
एकदम क्या क्या किए थे वादा? जो काम बता रहे हैं कि काम सब करेंगे वो सब काम करिए रहे कोई हैं, काम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो छोड़ना बड़े- नहीं है। किसी भी फील्ड में हो। लेकिन सरकार की तरफ से फंडेज आए तो आए तो जी मैं पर्सनली तो कर वहाँ बंद जाता हूँ कि देखिए बड़े प्रतिनिधि और छोटे प्रतिनिधि, फर्क होता है। बड़े प्रतिनिधि जो हैं वो भी उनसे भी बड़े प्रतिनिधि हैं आगे, हाँ, जो जैसे सरकारें मुखिया से हैं ऊपर जिला ऊपर परिषद भी हो है, गए, जिला उनसे परिषद तो हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, मंत्री जी हो गए, हाँ तो सब हैं। तो जब सरकारें ठीक चलेगी तो पंचायतें ठीक मतलब चलेगी, विकास होगा तो निश्चित होना है। यदि सरकार अलट पलट हुआ तब पंचायत का भी दुर्दशा लिखा जाता है। तो एक पंचायत की बातें मैं और करना चाहता हूँ। जैसे ये तो आप स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, तो अब थोड़ा स्वास्थ्य हटकर अब अलग बातें करते हैं। किसानों के लिए क्या सोचें? किसानों के लिए मैंने एक तो सबसे बड़ी हम खुशनसीब है कि मैं 3 साल हुआ है मेरा मुखिया बना हुआ, 3 साल होगा नवंबर में, नंबर में लगभग हो ही गया। लेकिन अभी तक भगवान के ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर में कि बाढ़ नहीं और मेरी जनता का आशीर्वाद है कि बाढ़ नहीं आया। हाँ, और ये 3 अच्छी बात वर्ष में धान किसान उपजाया है आया है बिल्कुल। कि धान उपजा। इस बार का भी खेती देखिए हाँ, लहलहा रही है। लहला रही है। तो हमारा भाग्य है ना कि हमारी जनता 2 किलो के लिए त्राईमाम नहीं हुए। जब बाढ़ आती थी, बाढ़ आती थी तो गांव में पंचायत में प्रत्येक बाढ़ पूरा आती थी, सर। पंचायतें हो जाता था ब्लॉक। तो उसमें हमारी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अपने ऊपर मैं अपने आप में भाग्यशील हूं कि बाढ़ भगवान नहीं दिया, कि मैं हमारा जनता को तरसते हुए मैंने नहीं देखा अनाज को के लिए। धन्यवाद कीजिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और साथ में देखिए समाज में भी भगवान हम आप में हैं, हाँ, ये मानवता में भी भगवान है। मानवता में बहुत बड़ी बात है। इतना धर्म अब हो रहा है कलयुग में जी कि भगवान भी सोचते हैं कि नहीं भाई हमारा बहुत नाम हो रहा है पृथ्वी पर, अब पृथ्वीवासियों को थोड़ा अच्छा से रखे। लगभग 2020 से पहले की स्थिति देख लीजिए कि प्रत्येक साल बाढ़ आती ही थी, प्रत्येक साल आती थी। खासकर सलेमपुर पंचायत तो जी, निश्चित मतलब रूप से। लगभग बांध टूट जी, जाएगा, निश्चित रूप वो से। नहर वो भी टूट जाएगा। अभी भी देखिए इस बार बाढ़ नहीं आया, फिर भी जब बारिश नेपाल में हुई, जब पानी छोड़ा तब सुने होंगे आप लोग, आप लोग के माध्यम से मैंने सुनता था कि कमला नदी, कोसी नदी ऐसे हो गया। फिर भी हमारा डुमरा पोखरोनी कुछ क्षति हुआ है, कुछ हुआ है, डुमरा में हुआ है और पोखरोनी बिर्त में हुआ है। जो बाढ़ की पानी आ गई, चौर का क्षेत्र, जी चौर का क्षेत्र, धान रोपा हुआ था। तो फिर भी मैंने आपको बीओ साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने क्या कहते हैं मिश्रा जी को, उनको बुला करके, मुकेश मिश्रा जी हम लोग का है, वो आ करके फिर पूरा अपना घूम करके फिर भी लिख करके परिवार को अंकित किए कि अंकित किए कि नुकसान अंकित करके हम लोग बीडीओ साहब को हम लोग लेटर सौंपे हुए हैं, वो आगे बढ़ा दिए बीडीओ साहब। तो लगता है कि मुआवजा मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए, कोशिश में है, आगे बढ़ा दिए, बाद बाकी आगे का हाथ। तो सर अब आपने किसान की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, मैं बहुतों को 6,000 रुपया जो किसान का आता है सम्मान निधि योजना, उसमें मैं बहुत को जोड़ा हूँ। बहुतों को लगभग 250 जी, बहुत ज़्यादा, मतलब 3 बहुत को जोड़े हैं, ज़्यादा हो गया। किसी का तो क्या कार्ड बना हुआ, बहुतों का कार्ड बना हुआ था लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा था। मैं बहुत को पेमेंट बनवाया हूँ और बहुत नया भी जोड़ा हूँ। अच्छा, तो लगातार आप ये किसान और स्वास्थ्य की बात की हैं, 2 क्वेश्चन जो लगभग किसान और स्वास्थ्य की बातें को लेकर था। अब तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि बच्चे की भविष्य यानी कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं, और क्या मुखिया जी, मतलब अनिरुद्ध राय मुखिया जी अपने क्षेत्र के स्कूल में भ्रमण करते हैं जाकर कभी कभार? देखिए मैं 1 साल से भ्रमण नहीं कर रहा हूँ स्कूल में। अच्छा। क्योंकि जब से के पाठक जी आए तो आप लोग भी सुने थे, आप लोग के माध्यम से भी सिस्टम बहुत चेंज हो गया जी। आज तक टीचर लोग को समझ में आ रहा कि मैं स्कूल कर रहा हूँ। जब स्कूल में आप 8 घंटा बैठेंगे तो बैठना भी बहुत ये नहीं है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, मन ही नहीं लगेगा, कितना देर आप बैठ के रहिएगा, पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चा को। तो शिक्षा क्षेत्र में तो मैं के पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम टीचर लोग हमेशा अपने टाइम से स्कूल पहुँचना, टाइम से स्कूल से निकलना, उस बीच में बच्चों को पढ़ाना, उस बीच में मैं खिलाना सर जी, मिड डे भोजन भी बहुत अच्छे से करवाना। और मैं बीच में जाता हूँ स्कूल सब में, जैसे बुधवारी जांच होता है। अच्छा, तो आप पहुँचते हैं? जी हम पहुँचते हैं। जब हमारे वीडियो साहब आते हैं, कभी DPRO साहब रहते हैं, कभी BO साहब रहते हैं, कभी CO साहब रहते हैं साथ में, तो जब भी मेरा पंचायत का जांच होता है तो मैं जाता ही हूँ। लगभग आप पहुँचते हैं हर काम। तो ये भी शिक्षा को लेकर हो गया। और शिक्षा की अगर हट की बात करें तो एक और सर वो होता है महिलाओं के लिए। आप क्या सोचते हैं, मतलब महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं और क्या क्या किए हैं महिलाओं के लिए क्षेत्र में? देखिए क्षेत्र में महिलाओं के लिए कि जो भी सुविधा महिलाओं के लिए आती है, जैसे विश्वकर्मा योजना हुआ, तो वो भी हमारी पंचायत अभी भी हम समझ रहे, मेरे प्रखंड के अंतर्गत मेरा सलेमपुर पंचायत विश्वकर्मा योजना में सबसे आगे है, सबसे आगे है। और मैंने उद्योग विभाग को भेज भी दिया हूँ
अच्छा। मैं अपने तरफ से ऐस करके भेज भी दिया हूँ। मैंने इस विषय पर सांसद जी से भी बात की है कि सर विश्वकर्मा योजना वाला क्या हुआ, तो बोले पूरा पंचायत सब नहीं दे पा रहा है, जिला का अभी तक बाकी है, इस बोल के रुका हुआ है। तो सर हम लोग तो दे दिए हैं, जितना विश्वकर्मा योजना को हो चुका है उसको तो कम से कम आप थोड़ा भीड़ करके करवा दिया जाए। तुरंत डीएम साहब को फ़ोन किए, हमारे सामने से हम लोग 5-6-7 सदस्य थे वहाँ पर, सब आदमी मिल करके उनको बोले और तुरंत फ़ोन किए। बोला कि सर उद्योग विभाग में हम लोग साइन करके दे चुके हैं, अब उद्योग विभाग से संपर्क हम करके आपको बता देंगे। जी, तो ये तो हो गया आप सब कुछ। और सर एक और बात शिकायत सुनते रहते हैं, आपकी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग बिहार की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ अभी, कि जो डीलर वाला मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे 5 किलो राशन मिलता है, कई लोग कहते हैं कि हमें 4 किलो ही मिलता है। तो क्या आपके पंचायत में ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या आप कभी डीलर से बातें किए हैं, या फिर जो आपके क्षेत्र का जो जनता है वो जो अनाज ले रही है उनसे कहीं बातें किए हैं इस बात? देखिए सर कि मैंने क्या बोले, बुधवारी जांच में मत पीडीएफ दुकान भी होता है जांच, जो डीलर साहब को वहाँ भी जांच होता है। कई बार जांच भी करवाए हैं मैंने, जैसे कृष्ण साहू जी के यहाँ जांच करवाए, ऋषिकेश जी के यहाँ जांच करवाए, महेंद्र दास जी के यहाँ जांच करवाए, कई बार जांच भी हुआ है। उसके बाद में होता क्या है सर कि सामाजिक प्राणी होता है ना, हम लोग गांव का जनप्रतिनिधि है, समाज का जनप्रतिनिधि है, हम लोग को सब कुछ देखना पड़ता है, छोटा छोटा काम छोटा से छोटा काम देखना पड़ता है। पंचायत तो क्योंकि पंचायत लेवल का हम लोग तो पटना बैठते नहीं हैं जी। कि जनता हमको वहाँ खोजने जाएगा, हम लोग तो गांव में घर पर बैठते हैं, नहीं तो पंचायत भवन में बैठते हैं, दो ही जगह है। तो कहीं ना कहीं से आदमी लोग पहुँच ही जाता है जनता, हमको तो जवाब देना पड़ता है। तो मैंने पर्सनल करके प्रत्येक डीलर को मैं बोलते आता रहता हूँ, मैं कॉल से चाहे उनसे मिल गया तो उनसे बोल दे देख लीजिएगा थोड़ा किसी को तकलीफ़ नहीं हो, तो वो नहीं मुखिया जी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। और जहाँ तक कम देने की बात है कि मैंने जनता को मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको कम देता है तो आप मेरे पास शिकायत कीजिए, आप आवेदन दीजिए, मैं उसके प्रति कार्रवाई करूँगा। बिना आवेदन का कोई जब तक नहीं आवेदन देगा, प्रूफ नहीं होगा हमारे साथ में, तब तक मैं उस डीलर से लड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं अभी भी मैं आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी पब्लिक को डीलर से यदि तकलीफ़ है, डीलर कम अनाज देता है, तो वो अनाज लेकर के मेरे पास आवे और साथ में आवेदन लिखे। मैं उनके साथ एमओ को जा करके, बीडीओ साहब को बोल करके, एसडीओ को बोल करके मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और अगली बात हम कर रहे हैं इंदिरा आवास के लिए, जो पहले इंदिरा आवास नाम से थी और मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के उसका नाम चेंज कर दिया। इस पर कितना आदमी को आप दिलवाए हैं 3 साल में इंदिरा आवास? अभी तक देखिए पुराना लिस्ट था, 317 आदमी का मेरे पंचायत में नाम था। उसके बाद में 1 साल जब मुखिया बने थे तो 1 साल हमने 140 आदमी को आवास बंटवाए। उसमें एससी एसटी इस सब को आया हुआ था। उस टाइम में हमने 140 आदमी को बंटवाए कि उसके बाद में 2 साल बिल्कुल बंद हो गया। 2 साल अचानक बंद हो गया, कोई भी आवास का पैसा नहीं आया। अभी फ़िलहाल 2 महीना 3 महीना से प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास का फंडेज दिया गया है। तो मैंने अभी तक आपको 36 आदमी को अभी दिए हैं। दूसरा लॉट दे चुके हैं हम लोग, और तीसरा लॉट फिर आपको इस महीना के अंदर तीसरा लॉट भी चला जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि 100 इस बार में हम पूरा कर दें। और जैसे बात रही, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, क्या आप जनता के घर पे पहुंचते हैं कभी कभार किसी चीज़ के लिए? जैसे कोई फंड आया कि नहीं आया, कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे कभी कभार अचानक मुखिया जी पहुंच गए किसी के दरवाजे पे, अचानक मतलब अपने जनता से पूछ दिए कि ये चीज़ आपको मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इस सब बात कभी कभी होता है जाते क्षेत्र में? क्षेत्र में देखिए कि सर्वप्रथम जो मैंने जनता से वादा किया था कि मैं आपको हर एक चीज़ पर खरा उतरूँगा, लेकिन सरकार की कामयाबी नहीं हुआ सरकार की तरफ से, इसलिए हम भी कामयाबी नहीं हुए। इस बीच में मैंने जाना कहीं कहीं बंद कर दिया। वैसे बाई चांस सब जाते थे, नहीं जाना कोई बात नहीं है, जैसे कोई मरण हुआ, जाना हुआ, भोज भात हुआ, उसमें जाना ही पड़ता है। उस सामाजिक में तो जाना ही पड़ता, फंक्शन में जाते हैं आते हैं। और वैसे मैं कभी कोई मिल गए कि यदि हम पूछ दें कि आपको ये सामान आया, तो बोल दिया नहीं, तो उस पर तुरंत सा ज्ञान लेते हैं। चौक चौराहा जाते हैं कभी, निश्चित रूप से निश्चित पूछ लेते हैं। यदि दरबार गाँव में गए, कोई मिल गए तो उनसे भी पूछते हैं कि आपको ये आया, तो बोला नहीं, हाँ आ गया, उसका जवाब अलग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग आपसे मैंने वो सारी बातें की जो लगभग अपने समाज की ही बातें थी। तो अब मैं आपको एक पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। जैसे आप अभी सत्ता में, लगभग सलेमपुर पंचायत के सत्ता में तो हैं आप, मुखिया हैं तो सत्ता में हैं, और जो पूर्व मुखिया थे देवेंद्र प्रसाद यादव, वो अभी विपक्ष में आपके हैं, और पहले वो सत्ता में थे तो आप विपक्ष में थे। तो क्या जैसे कभी कभार होता है ना, अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लूँ,
और राहुल गांधी की बात कर लूँ, ये दोनों भले ही एक दूसरे के पक्ष विपक्ष की बातें करते हैं। मोदी जी सत्ता में हैं तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और दोनों में आपसी संबंध सही है, क्योंकि आप देखे भी होइएगा संसद में तो वो दोनों बराबर हाथ वाथ मिलाते हैं और पर्सनल बातें भी करते हैं। चाहे अपने बिहार की ही बात ले लीजिए, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के आवास पे पहुंचे थे। इस सब पर आपका क्या राय है? देखिए, हम लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि, हम क्या बोले, सामाजिक प्राणी हम लोग हैं। तो उसमें हम जब भी हम मुखिया जी को देखते हैं तो प्रणाम पाती होता है, उनसे बात विचार होता है। वो भी कभी हमको फ़ोन किए तो मैं उनका जवाब देता हूँ, वो भी यदि कुछ बोलते हैं तो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। और हम भी कभी बोलते थे तो बेचारा कभी ना नहीं किए, तो क्योंकि हम लोग को तो अनुनाश्रय संबंध रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोले कि पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। और जहाँ तक वो राजद से बिलोंग करते हैं, हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं। पार्टी लेवल पर उनका अलग धारणा है, मेरा अलग धारणा है, वहाँ हम लोग दूरी हैं। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात के आपसी संबंध जैसे भाईचारा, दोस्ती, यारी, उनके वहाँ कोई कार्य तैयार होता तो हम खाने जाते हैं, मेरे यहाँ होता तो वो आते हैं खाने के लिए, उसमें कहीं से किंतु परंतु हम लोगों को कोई दोषारोपण नहीं है। क्योंकि ये सवाल करने का मेरा मकसद आपका बुराई करना नहीं था। ना, सही बात है। क्योंकि देखिए सर, जनता जो होता है ना, कभी कभार भले आपको नहीं कहता हो, लेकिन कभी कभार चौक पर एक दूसरे की बुराई भी करते रहते हैं, दोनों नेताओं की। तो मेरा कहना कि ये था कि मैं अपने वीडियो में ये भी दिखाऊं कि ये जो दो नेता है, भले ही पार्टी को लेकर या फिर अपने एक सामाजिक कार्य को लेकर एक दूसरे का विरोध करते हैं या फिर आरोप लगाते हैं, लेकिन पर्सनल ज़िंदगी मतलब आपसी संबंध, भाईचारा या फिर दोस्ती यारी, ये एक अच्छा है आप दोनों का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल हम मुखिया है तो वो विरोध नहीं करे हैं, न किए हैं अभी तक। और जब वो मुखिया थे तो हम भी विरोध नहीं किए। जब चुनाव का टाइम आता है तो उस टाइम वो भी विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। तो योजना पर ही होता है, योजना पर विरोध होता है, योजना पर विरोध होता है। वो नहीं किए तो वो नहीं किए, तो चुनाव में तो होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जीते चाहे हम जीते, कोई भी प्रतिनिधि जीत गए तो उसके बाद में हम लोग को मतलब कोई शिकवा शिकायत, गिला शिकवा शिकायत नहीं रहता। और अब एक अंतिम सवाल होगा मेरा कि अब 2025 का भी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लगभग अगले साल जो आएगा 25, उसमें चुनाव है। क्या लगता है कि अनिरुद्ध राय मुखिया जी ये छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब प्रमोशन होगा विधायक के लिए? देखिए, कोई भी आदमी जब राजनीति से जुड़ता है ना, तो कोई भी चाहता है कि हम आगे बढ़ें, किसी का भी लालसा रहता है। यदि आज कोई विधायक जी हैं तो उनको इच्छा होगा कि हम सांसद कैसे बने, मंत्री कैसे नहीं बने। तो हम भी एक मुखिया है, हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारा भी इच्छा है कि हम भी विधायक बने। इच्छा को कोई मार नहीं सकता है, तो इच्छा कर लेने से भी वो नहीं होता है। उसके लिए जनता के बीच में आपको जागृत होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विधायक बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जनता को जनता न बनाता है। मुखिया हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जनता बनाता है। तो जनता में आपका क्या पकड़ है, जनता आपको आपके बारे में क्या सोचता है, आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको दिशा और दशा निर्देश करता है। मतलब लेकर चलना पड़ता है, वो लेकर चलना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद डिसाइड होता है। यदि मैं अच्छा किए होंगे तो देखिए कि बड़े बड़े, आज मैं देखा हूँ, इतना अनुभव मैं तो ज़रूर किया हूँ कि 40 वर्ष से राजनीतिक में आज तो टिकट नहीं ले पाया। जी बिल्कुल, 40 वर्ष से है, 50 वर्ष से राजनीतिक में वो टिकट आज तक नहीं ले पाया। आज हमारे MLC साहब देखिए, घनश्याम बाबू हैं, तो वो अपना जीवन इसी में बिता दिए, सेवा में ही बिता दिए। मार भी खाए, बहुत डंडा भी उनको लगा, हड्डी भी टूटा। और देखिए भगवान की कृपा, वो तो ईश्वर का भी कृपा होता है कि आज डायरेक्ट MLC बने 6 वर्षों के लिए। वो भी क्या कहते 3 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए MLC बने। आज अपने क्षेत्र में वो काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और जनताओं के, मैं उनको हमेशा मैं देखता हूँ कि एक एक परिवार का ज्ञान है बेनीपट्टी, लेकिन मधवा हरलाखी का एक एक परिवार को उनको ज्ञान है। मतलब कहीं ना कहीं कहे तो बेनीपट्टी से, लेकिन हरलाखी का भी वो खबर जरूर हर एक परिवार, क्या बोले, कोई भी कास्ट हो, हरलाखी का कोई भी कास्ट हो, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको नाम और उनका परिवार का जीवनी उनको याद है। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं सामने भी जब वो मिलते हैं तो कोई चर्चा चलता तो उनको मैं बोलते रहता हूं कि सर आपको तो पूरा ये है, क्योंकि घर घर हम बराबर होते रहते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं, बातचीत होते हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमारे सांसद जी भी बहुत कोशिश मतलब किए और कर रहे हैं। आज मैं उनको इस रोड के लिए कितना बार मैंने बोला, मेरा समाज से हमेशा 2 बात सुनते हैं। यहाँ तक कि अध्यक्ष जायसवाल जी थे, क्या कहते हैं JP जायसवाल जी को मैं भी अपने गांव में लेके आया हूं, मेरे घर पर लेके आया हूं, और मैं रोड भी दिखाया हूं। उस टाइम में हमारे सांसद जी को भी बोला गया
कि अशोक जी मैं आपसे एक विनती करता हूँ, सब समाज के बीच में बोला कि कम से कम ये रास्ता को आप देख लीजिए। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा जवाब दिए इसके लिए धन्यवाद। और लगातार जो मैं ये सवालें पूछ रहा हूँ ये जनताओं के लिए थी, और मैं अपना सवाल पूछने वाला हूँ। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? जितना सवाल पूछे आप इससे दुखी तो नहीं ना है, मतलब किसी चीज़ का बुरा लग गया हो? देखिए, आपका काम है पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जो गलत है वो तो गलत है, जो सही है वो सही है। हमको क्यों बुरा लगेगा? नहीं होता है आप कभी-कभार। नहीं, बुरा लगने की तो बातें नहीं है। क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है और मेरा सवाल है जो था जनता के लिए ही था। एकदम सही बात। जनता के बीच में हम जाकर सवाल इकट्ठा किए थे और वो आपसे पूछे। तो आज देखिए कि इस रोड के बारे में कि मैंने हुकुमदेव बाबू को, पूर्व सांसद थे और हमारे वो गार्जियन हैं, 12 बजे रात में भी उनको कॉल करता हूँ तो कॉल तुरंत रिसीव नहीं उठाए तो तुरंत बैक कॉल करते हैं। और इन रोड के लिए उन्होंने जो अपना समय और दूरभाषा केंद्र से अपना लेटर पैड पर भी लिख करके डीएम साहब को, मंत्री जी को, सांसद जी को भी बोल करके तब इस रोड पर पहुँचे। इनमें आपको विधायक जी का भी बहुत बड़ा भूमिका है कि विधायक जी भी लगे हुए थे। सब वो जनप्रतिनिधि को लगने के बाद में हमने जो तोड़ इस पर मेहनत करके तब ये रोड पर मैंने काम करवाना चालू किया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितना हम सवाल पूछे आपने सबका बखूबी जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप सलेमपुर पंचायत से हैं तो आप अपने मुखिया जी का इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से मुखिया जी ने आपके ही क्षेत्र का सारा सवाल था और सारा जवाब था। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट तो ज़रूर ही करना, क्योंकि कमेंट ज़रूरी होता है एक पत्रकार के लिए और एक जनप्रतिनिधि के लिए। दोनों चीज़ें होती है बराबर, क्योंकि मेरा काम है समाज को आईना दिखाना और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। आप अपना काम बखूबी कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।